साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात एक विशेष मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी कौन? झज्जर जिले के एक बड़े गांव छारा के रहने वाले एक किसान परिवार में जन्म हुआ। स्वाभाविक सी बात है, जब साधारण परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में भी होती है। आगे चल करके उन्होंने नेकीराम कॉलेज रोहतक से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। फिर पत्रकारिता की उन्होंने जो उपाधि ग्रहण की वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से प्राप्त की। प्रसार भारती से वाणी प्रमाण पत्र और दिल्ली विश्वविद्यालय से वीडियो प्रोडक्शन में सर्टिफिकेट का कोर्स किया। MH1 चैनल में जो काम कर चुके हैं, दिल्ली तथा आकाशवाणी रोहतक से उनका विशेष लगाव रहा है और अनेक कार्यक्रम उनके रेडियो के ऊपर अतीत में चलते रहे। कुलदीप जी ने जिस प्रकार का संघर्ष किया, तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में किया और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने आगे चल करके किया। सरकारी नौकरी में रहते हुए 2012 में वो ग्राम सचिव के पद पर उनकी सरकारी नौकरी लगी और उन्होंने फिर साथियों एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो आइए आज बातचीत का सिलसिला हम कुलदीप जी से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो कुलदीप जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने एक पुस्तक लिखी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जी। इसी टॉपिक के ऊपर पुस्तक लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, मैं जब विकास एवं पंचायत विभाग में बतौर ग्राम सचिव तैनात हुआ तो जो मेरी शिक्षा रही थी, जनसंचार विषय में मैंने MPhil की थी और लेखन से मेरा विशेष लगाव रहा था। जब इस विभाग में आया तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार लेकर आती है उसका लक्षितों तक लाभ नहीं पहुंच पाता, या कुछ खामियां ऐसी रहती है कि योजना का क्रियान्वयन ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो मेरे मन में उत्सुकता बनी कि इस विभाग में जो पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं, ग्राम स्तर पर समग्र विकास की जिम्मेदारी संवैधानिक दर्जे के साथ उन्हें प्राप्त है, तो मेरे मन में उत्सुकता बनी कि वो सारी चीजें जो उनके सामने समस्याएं आती हैं, जो चुनौतियां हैं, वो सारी मैं किताब के माध्यम से जन जन तक पहुंचा। तो आपने जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज जिस प्रकार से भारत सरकार और प्रदेश की सरकार दावा करती है कि पंचायती राज संस्था भारत के अंदर सबसे मजबूत है, उसको कहां तक किस स्टैंड पर आपने पाया? देखिए, इसके लिए हमें अतीत में जाना होगा। हमारी पंचायती राज संस्थाएं जिनका उद्भव साल 1952 में राजस्थान के नागौर जिले से राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाते शुरू हुआ था, लेकिन उस समय पंचायती राज संस्थाओं का जो सफरनामा था वो थोड़ा कमजोर मैं मानूंगा, क्योंकि उनको संवैधानिक अधिकार उस समय प्रदत्त नहीं हुए थे। और हमारे देश की जो सामाजिक संरचना है उसमें पंचायतें या पंचायतों जैसे संघ होने के उल्लेख इतिहास में, आप चाहे वैदिक इतिहास में जाइए, आप चाहे मुगल काल में जाइए, आप चाहे जिस समय पे अंग्रेज हमारे देश में थे उस समय जाइए, उस समय भी ग्रामों का अस्तित्व और पंचायती राज संघों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। उस समय तो देखिए देश नया नया आजाद हुआ था जी, ना इतना बजट देश का था जी। उस समय में और आज के समय में तो काफी बदलाव आया है। कई गांव तो शहर की तर्ज पर उनका विकास आज चल रहा है। ये हम आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का जो एक तरह से संजीवनी देने का काम किया, ताकत देने का काम किया, वो मेरा अपना मानना है कि राजीव गांधी जी की सोच इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनकी सोच का था। जी बिल्कुल, उसी विषय पर मैं धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा हूँ। साल 1993 में जो पंचायती राज आज संस्थाएं हैं उनके लिए जो एक अधिनियम उस समय सरकार में पारित हुआ और जिसके आधार पर पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए और 29 ऐसे विषय जो ग्राम विकास से सीधे तौर पर संबंधित हैं और उनमें समग्र ग्राम विकास की धारणा झलकती है, वो पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने का उस कानून में जिक्र किया गया। उसके बाद से पंचायतों का स्वरूप बदला, उनकी शक्तियां थी उनमें बढ़ोतरी हुई और उनको विकास के विभिन्न आयाम भी उनके सामने आए और सरकारों का जो बजट देने का जो व्यवस्था थी वो केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से ज्यादा बजट सीधे पंचायती राज संस्थाओं को देने की अनुशंसा भी उस वक्त की गई।
इसमें हरियाणा प्रदेश को बाकी भारत के जो प्रदेश हैं जी, उनमें पंचायती राज संस्था को किस प्रदेश के अंदर आप सशक्त मानते हैं, मजबूत मानते हैं? देखिए पंचायती राज संस्थाएं, अगर हम हमारे देश का पंचायती राज संस्थाओं का वृहद अवलोकन करते हैं तो जाहिर सी बात है जो दक्षिण भारत है वहां की पंचायती राज संस्थाएं हमारे से कई कदम आगे हैं, या आप यूं कहें कि मीलों आगे हैं। ग्राम स्तर की जितनी भी सुविधाएं हैं जिनके लिए आमजन को हरियाणा में खंड कार्यालयों, तहसील कार्यालयों और जिला कार्यालयों में जाना पड़ता है, क्या इसका वो सारी स्कीमें नहीं, साक्षरता दर इसका कारण नहीं है। इसका जो मुख्य कारण रहा है उसमें एक सरकारी इच्छा शक्ति भी मैं मानता हूं कि जब भी एक विभाग के मुखिया होने के नाते जो भी विभाग का मुखिया सरकार में होता है तो उसका पंचायती राज संस्थाओं को लेकर नजरिया किस प्रकार से उनको विकसित करने का है, वो भी इसमें मुख्य कारण रहता है। अब हरियाणा प्रदेश की अगर हम थोड़ी सी बात करें, आपने बताया कि साउथ में ज्यादा ये कारगर रूप से लागू हुआ है और विकास की तरफ ज्यादा साउथ के जो प्रदेश हैं वो बढ़े हैं। जी, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है और उन्होंने तो जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं उनको भी यह अधिकार दिया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वो भी ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर तिरंगा फहराएं। देखिए इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए कोई भी सरकार जब आती है अगले जो अवधि होती है तो निश्चित तौर पर एक बात मैं यहाँ मानूंगा कि अगली सरकार में कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ कदम उठाए जाते हैं। तो इस बार भी यही हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की जो आवाज पंचायती राज जनप्रतिनिधि काफी समय से उठा रहे थे, तो हो सकता है सरकार ने उस पर विचार करके इनके अधिकारों की कुछ वृद्धि की है और इससे कहीं ना कहीं पंचायती राज संस्थाओं के जो मैंने कहा कि दक्षिण भारत में उनकी स्थिति अच्छी है, तो हरियाणा की स्थिति भी कुछ बेहतर होने की उम्मीदें की जा सकती है। जैसे भारत की आबादी आप मान करके चलते हैं कि वह 68% गाँव के अंदर रहती है, तो जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास भी रुक सा जाता है। चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था लाल किले की प्राचीर से जब वो प्रधानमंत्री थे कि भारत की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है, तो उसी कथन को आप भी कहीं न कहीं सत्य बता रहे हैं। तो आपने इस किताब के अंदर जैसे 16 चैप्टर आपने लिखे, इनमें पंचायतों का इतिहास भी आपने बताया, ग्राम विकास की अवधारणा भी बताई, पंचायती राज संस्थाएं और हरियाणा के बड़े गांवों के बारे में जिक्र किया। प्रमुख कमी आपने हरियाणा को मद्देनजर रख के ये पुस्तक लिखी है। तो हरियाणा में जो पंचायती राज एक्ट लागू हो रखा है उसमें आप अभी भी क्या क्या कमियां मानते हैं? देखिए मैं यहाँ दो मुख्य तौर से दो कमियां मानता हूँ। जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि हमारे चुनकर आते हैं उनमें अधिकारों के प्रति अति जिज्ञासु भाव है और जो कर्तव्य भाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा होने से कोई भी सरकारी योजना जब ग्राम स्तर पर लागू होने के लिए तैयार की जाती है, कानून वो बनकर आती है, तो जब इच्छा शक्ति और कर्तव्य बोध का अभाव होता है तो अपने मूल रूप से लक्षित वर्ग तक नहीं पहुंच पाती है। इसका मुख्य कारण ये है। दूसरा मुख्य कारण हरियाणा प्रदेश, जिसमें आज के दिन 6225 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से अधिकतर ग्राम पंचायतों की स्वयं के आमदन के स्रोत शून्य है, या मैं यूं कहूं कि 50% पंचायतें ऐसी हैं जिनकी स्वयं के संसाधनों से आमदन, जिसमें पंचायती जमीन मुख्य तत्व है, मुख्य बिंदु है जहां से उनकी आमदन होती है, दुकानें हैं, तालाब हैं, तो उनकी आमदन बहुत कम है। वो पूरी तरह से विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों पर निर्भर है। उसके अलावा पंचायती राज आप ये देखिए कि 1994 के बाद भी हम कितने साल गुजर गए, कितने दशक गुजर गए, हमारी अधिकांश ग्राम पंचायतों के पास खुद के कार्यालय तक नहीं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में लगभग 2500 से अधिक ग्राम सचिवालय होने का दावा किया जाता है, लेकिन आप उनकी संरचना देखेंगे तो वो कार्यालय इस स्तर के नहीं है कि वहां जो 11 विभाग पंचायती राज संस्थाओं से सीधे तौर पर जोड़े गए हैं, जो आम जन से भी सीधे जुड़े हैं, कि वो सभी बैठकर वहां अपनी सुविधाएं और जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से ग्रामीणों को दे सकें। तो इसका मुख्य एक जो दूसरा कारण है वो मैं ये मानता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों का भी कहीं ना कहीं अभाव रहा। सबसे बड़ी समस्या हरियाणा जैसे प्रदेश में मैं पानी की समस्या को मान करके चल रहा हूँ। अभी भी पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में कहीं
तलखी देखी जा रही है उनके बयानों जी, के हिसाब से। जी। और विशेष जो पानी की समस्या है वो पेयजल की समस्या है। जी। शायद ही किसी गांव के अंदर जमीनी पानी मीठा हो। जी। और जो वाटर टैंक बनाए गए हैं उनकी भी कैपेसिटी इतनी गुणवत्ता पानी की इतनी अच्छी नहीं है कि वो पीने योग्य हो। जी। बाहर से आदमी जैसे आजकल कैंपर वगैरह रखवाते हैं गांव के अंदर, रखवाने लग रहे हैं। क्या इस समस्या को आपने, जो पानी की समस्या है, इस चाहे वो कृषि के योग्य पानी है चाहे वो पीने के योग्य पानी है, उसका आपने कई समस्या का जिक्र किया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और इस पुस्तक में मैंने एक अध्याय लिखा है, गांव की समस्याएं और जरूरतें। जी। उसमें मैंने पानी के दोनों पहलू लिए। हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो पानी के अधिक होने और पानी के ना होने दोनों से परेशान। आप देखेंगे पीने का पानी खारा है। हमारे तकरीबन 13 जिले ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी जो गुणवत्ता जो मापक है उसको पूरा नहीं करता है। इसके अलावा 13 से भी 14 या 15 जिले ऐसे हैं जो बरसात के समय में उस पानी की अधिकता के कारण परेशान रहते हैं। उनकी फसल खराब हो जाती है और जो लवणीय भूमि हो जाती है, खारापन जो जमीन का वो ऊपर आ जाता है, तो वो उससे परेशान है। ये दोनों चीजें मैंने इसमें ली है। और अगर तरतीब से अगर विभाग इस पे काम करता है और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाकर काम करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर यह बात कह सकता हूं कि इन दोनों समस्याओं का समाधान हमारे पास है। इसमें लास्ट के चैप्टर में आपने दिया निष्कर्ष एवं सुझाव। जी। तो अपनी तरफ से आपने क्या क्या सुझाव इसमें दर्शाए हैं कि अगर सरकार उसको माने या पंचायत के जो नुमाइंदे हैं जी, वो अगर इन चीजों को अपनाएं तो कुछ और बेहतर सुधार हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ग्राम स्तर की जो मूल समस्याएं, अगर हम आज 2025 में बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारे गांव आज भी विकसित नहीं है, तो उसके पीछे एक कारण तो नहीं है, उसके पीछे अनेकों कारण हैं। तो मुख्य सुझाव इसमें जो मैंने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, जो गांव की लिए योजनाएं निर्मित सरकार करती है, उस योजनाओं के लिए एक कमेटी बने। वो कमेटी बारीकी से जो खामियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान तलाशे। उसके बाद वो विधानसभा और वहां जो कानूनी रूप लेने के लिए वहां पर जाए। फिर जो लागू करने का तरीका है, उसमें भी लागू करने की प्रक्रिया आपने भी देखी होगी कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जिनके लिए एक श्रेय लेने का होड़ होता है कि इसको हम बहुत जल्दी करके और ये घोषित कर देंगे कि हमने ये कर दिया और ये हमारी सरकार में हुआ है, उसमें चाहे कोई भी सरकार रहे। तो ये एक होड़ ना बने उनके बीच में, एक ऐसी प्रोसेस में हो जाए कि उसका क्रियान्वयन उचित तरीके से हो और जिनके लिए वो योजना हम लेकर आ रहे हैं उसका लाभ उनको ही मिले। हम जिस इलाके के अंदर रह रहे हैं वो इलाका ऐसा है कि जहाँ बड़े बड़े आबादी के गांव हैं। जी। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि जिन गांवों के अंदर, जैसे महन के इलाके में आप जाओगे तो बड़म्बा है, मोखरा है, नंदाना है, और आपके जैसे दुपरधन जैसा गांव है, कि ऐसे गांव हैं कि वहां पे 4-4 पंचायतें हैं जी। और इसके विपरीत जैसे आपका खुद का गांव छारा है और डीगल आपके इलाके का बहुत बड़ा गांव है, इन गांव की एक पंचायत है। इतनी ज्यादा वोट होने के बाद भी पंचायत एक है जी। तो आप पंचायत विकास के लिए छोटी पंचायतों को बेहतर मानते हैं या बड़ी पंचायत को आप बेहतर मानते हैं? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं जिनको अगर हम तरतीब से करें तो छोटी पंचायत भी विकास कर सकती है, लेकिन मेरा इसमें मानना है कि जब बड़ी पंचायत है तो आपके पास संसाधन भी ज्यादा हैं, आपके पास अनुदान भी ज्यादा है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पर्याप्त भूमि है, तो सारी चीजें आपके पास हैं। तो बड़ी पंचायत अगर है, उसको अपने अनुदान जो उसको मिल रहा है सरकार से, चाहे वो केंद्र से मिल रहा है या वो राज्य से मिल रहा है, उसको वो अच्छे तरीके से उपयोग कर पा रही है और अपनी जो स्वयं के संसाधन हैं उनसे भी आय अर्जित करने के वो साधन बना पा रही है, तो निश्चित तौर पर बड़ी पंचायत में विकास हो सकता है। और राठी साहब, यहाँ एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। जब भी आपने भी देखा है कि जो बड़ा गांव हो जाता है तो हम सोचते हैं कि उसमें नगर पालिका का गठन कर दिया जाए। इसका मतलब बादली में हुआ था, उसका विरोध करके इसका मतलब हम ये मानते हैं कि अगर नगर पालिका वहां गठित होगी तो ही विकास होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक बड़ा गांव भी तो विकसित गांव हो सकता है। बिल्कुल। जिस समय मैं अपनी पुस्तक लिख रहा था तो ऐसे भी गांव का मैंने अध्ययन किया। गुजरात में 2-3 गांव हैं ऐसे, एक तो माधापुर के नाम से गांव है, इसमें विवरण भी है। उस गांव में अगर प्रति व्यक्ति हम बात करें जितना बैंकों में पैसा जमा है तो वो करोड़ों में राशि है। हर एक चीज उस गांव में, सामुदायिक केंद्र से लेके शिक्षा के लिए ई लाइब्रेरी तक के संसाधन, स्कूल है, सारी चीजें उस गांव में। वो शहर से अच्छा है वो। बल्कि शहर को विकास का जो एक पैमाना हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि शहर हुए बिना विकास संभव नहीं है, वो थोड़ा सा या तो जल्दबाजी लगाइए या थोड़ा सा मानसिकता का फेर लगाइए। मेरा मानना है कि आप गांव को विकसित कीजिए और गांव को गांव ही रहने दीजिए, क्योंकि गांव का देश है। 6 लाख से अधिक गांव इस देश में है और गांव से ही इसकी पहचान है। जो सामाजिक संरचना है, आप कहीं चले जाइए, वो पहचान गांव से ही है। क्योंकि जो शहर हैं वो तो पलायन के कारण उनका जो गांव प्रक्रिया बढ़ी है, शहर में जाकर हाँ, जो उनकी शहरीकरण की प्रक्रिया पिछले 2 दशक में हम देखेंगे काफी तीव्र हुई है। आप एक छोटे से शहर को देख लीजिए, पिछले 2 दशकों में उसकी आबादी तो 3 गुना बढ़ गई और गांव की आबादी वहीं की वहीं है। पिछले 4 दशक से कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें कम हो गई, जिसमें आपने जिक्र किया जैसे डीगल, छारा, मानकुठी, ये गांव ऐसे हैं जिनकी 1991 में जो जनसंख्या थी उससे कुछ ना कुछ कम हुई है आज के समय, क्योंकि ज्यादा बाहर पलायन हो गया। चाहे वो बच्चों के भविष्य को देख करके जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है। इस पलायन के भी कारण कई हैं, उसके लिए भी मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो गांव से लोग क्यों आखिर शहर में जाना चाह रहे हैं। तो अगर वो सारी चीजें गांव में ही हम देंगे तो वो शहर में नहीं जाएंगे। और आप यकीन करेंगे इस बात पर कि शहर की अर्थव्यवस्था इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो हमारी सारी विस्थापित आबादी और जो पलायन होकर आबादी जा रही है उसका बोझ उठा सके। तो इसको हमें गांव को इस तरीके से विकसित करना होगा। और गांव का एक जो सबसे बड़ा मैं तो उसको रोजगार मानता हूँ। लोग कहते हैं कि वो आज के दिन घाटे का सौदा साबित हो रही है। खेती के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें अगर सरकार भी ऐसी योजनाएं लेकर आए और उसको हम इस तरीके से विकसित करें तो खेती को मैं तो बहुत बड़ा रोजगार मानता हूँ। तो गांव विकसित होंगे। तो प्रयास तो सरकार का है, जिस प्रकार से सौर ऊर्जा के सेट लगाए जा रहे हैं उनमें भी सरकारें सब्सिडी दे रही है अपने किसानों को जी। और उनका भी प्रयास है, घरों के ऊपर भी अगर कोई सोलर पैनल लगवा रहा है तो उसमें भी कहीं न कहीं छूट दी जा रही है। तो सरकार का एक प्रयास तो है कि गाँव के अंदर जो स्थिति है उसमें सुधार आए, कुछ आया भी है जी। और पंचायती राज संस्थाएं इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी भविष्य में आने वाले समय में। अगर थोड़ा सा ढंग से, जैसे आपने बताया, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया तो जी। और आप स्टूडियो में आए कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और दर्शकों से एक अपील जरूर करना चाहूंगा साथियों। कुलदीप जी ने ये पुस्तक लिखी है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। जो भी पंचायती राज महकमे से जुड़े हुए अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या हमारे गांव में रहने वाले, चाहे वो पंच हैं, सरपंच हैं, ब्लॉक समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वो कहीं से कहीं इस पुस्तक को लेकर के इसको पढ़ने का काम जरूर करें, क्योंकि इसमें समस्याएं भी दी गई हैं तो साथ के साथ समाधान भी साथियों बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने पंचायती राज कानून को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं और विकास की गति को अपने गांवों में पंचायत के माध्यम से और गति देने का काम साथियों कर सकते हैं। शुक्रिया।